जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आने वाले एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें हम कोशिश करेंगे कि पहले जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका कॉन्सेप्ट देखा जाए और पूरे कॉन्सेप्ट को देख लिया जाए कि उससे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दिया है नेगेटिव चार्ज इज गिवन टू सोप बबल देन इट्स रेडियस। यदि किसी साबुन के बुलबुले को ऋण आवेशित किया जाता है, नेगेटिव चार्ज दिया जाता है, तो उसकी त्रिज्या बतानी है कि त्रिज्या पर क्या असर होगा। अब देखो, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई साबुन का बुलबुला है और उसे दे दिया जाए नेगेटिव चार्ज, यदि किसी साबुन के बुलबुले को नेगेटिव चार्ज दे दिया जाता है तो क्या होता है। हमें ये तो पता है कि नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। और पॉजिटिव चार्ज भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर दो नेगेटिव चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, ये तो हम लोगों को पता है। तो अगर हम इसे नेगेटिव चार्ज देते हैं तो इन नेगेटिव चार्जेस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। और रिपल्सन होने की वजह से क्या होगा, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ती हुई चली जाएगी। क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगा और एक दूसरे से दूर जाएगा तो एक दूसरे से दूर जाने के चक्कर में क्या होगा, इसका साइज बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इसकी जो रेडियस होगी वो इंक्रीज होगी। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि अगर इसे पॉजिटिव चार्ज दिया जाए, अगर किसी साबुन के बुलबुले को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, धन आवेशित किया जाता है, अगर हम धन आवेशित करते हैं तब क्या होगा, तो धन आवेशित करेंगे तब भी वही होगा। क्या, पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपल्सन होने की वजह से रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी। तो यानी कहने का मतलब ये है, अगर किसी साबुन के बुलबुले को पॉजिटिव चार्ज दें या नेगेटिव चार्ज दें, उसकी रेडियस हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। उसकी रेडियस हमेशा बढ़ती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस। ठीक है, यदि कोई गतिमान आवेश है तो गतिमान आवेश क्या उत्पन्न कर सकता है। गतिमान आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है या फिर केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या फिर दोनों विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है या फिर कुछ नहीं उत्पन्न करता है। तो देखो, ये हम लोग पढ़े हैं क्लास में भी। क्या होता है कि अगर कोई चार्ज है, अगर हमारे पास चार्ज है और चार्ज अगर कोई रेस्ट पे होता है, अगर कोई चार्ज हमारे पास रेस्ट पे है तो ये इसके जो आसपास होगी, ये जो प्रोड्यूस करेगा वो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर ये चार्ज मूव करना शुरू कर देता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, चार्ज मूव करता है एक समान वेग से, तो एक समान वेग से मूव करते समय क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। और अगर इस चार्ज को हम एक्सीलरेट करवा दें, अगर इस चार्ज को हम त्वरित करते हैं, यदि इस आवेश को हमने त्वरित किया है तो त्वरित करने पर इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है और ये अपनी ऊर्जा की हानि करता है, एनर्जी को लॉस करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करता है। ठीक है, तो गतिमान आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए एंड बी बोथ। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ये उत्पन्न करेगा। 3 है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर इज एफ। हवा में दो आवेशों के बीच जो बल है वो एफ है। यदि इन आवेशों को एक ऐसे मीडियम में रखा जाता है जिसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो कितनी है, 6 है। ठीक है, यदि इन आवेश को एक दूसरे मीडियम में रखा जाता है, दूसरे माध्यम में रखा जाता है जिस माध्यम की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, 6 है, तो इनके बीच में फोर्स कितना हो जाएगा, इनके बीच में जो बल है वो कितना लगेगा। दो आवेशों के बीच हवा में एफ बल लगता है। यदि इन्हें 6 सापेक्षिक विद्युतशीलता वाले माध्यम में रख दिया जाता है तो बल कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है हमको एफ, ऑप्शन बी में दिया है F/2, F/6 एंड 6F। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं।
अगर हमारे पास दो कोई चार्ज हैं, एक Q1 है और दूसरा Q2 है, हमारे पास दो चार्ज हैं, इनके बीच में हवा में कितना बल लगता है, यदि r दूरी पर हैं तो इनके बीच में जो बल लगता है वो कितना लगता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ से हमें पता है कि इनके बीच में जो बल लगेगा वो इतना लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब देखो, अगर इन चार्जेस को किसी दूसरे मीडियम में रखा जाए, ठीक है, यहाँ पे हम इसको एयर का या वैक्यूम का ले लेते हैं, यहाँ पे फोर्स F लग रहा है, ठीक है, अगर किसी दूसरे मीडियम में रखा जाए तो फिर क्या होगा। देखो, किसी दूसरे मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी हमको दी है, तो रिलेटिव परमिटिविटी होती क्या है, सापेक्षिक विद्युतशीलता होता क्या है, सापेक्षिक विद्युतशीलता होता है εr = ε मीडियम डिवाइडेड बाई ε0। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की विद्युतशीलता डिवाइडेड बाई वैक्यूम में, निर्वात में विद्युतशीलता। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है εr = εm/ε0। अब यहाँ पे अगर देखा जाए εm कितना हो जाएगा, यहाँ से εm हो जाएगा εr × ε0। ठीक है, तो इन मीडियम अगर किसी माध्यम की बात करें, माध्यम में फोर्स कितना हो जाएगा, माध्यम में फोर्स F2 मान लेते हैं, यह हो जाएगा 1/4πε0, और यहाँ पे ε0 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे ε ऑफ मीडियम। ठीक है, 1/4πε मीडियम, जिस मीडियम में रखा गया उसका, Q1 Q2/r²। क्लियर। अब देखो, जो εm की वैल्यू कितनी है, εm की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी εr × ε0, तो इसे रख देते हैं, तो F2 कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा 1/4πε0 εr। εm की वैल्यू कितनी है, ε0 × εr इंटू Q1 Q2/r²। क्लियर। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो देखो, इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं, डिवाइड करने पे देखो कितना आ जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे F/F2, इक्वेशन 1 को सेकंड से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, F/F2 1/4πε0 तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे Q1 Q2/r² भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बच जाएगा εr, कितना बन जाएगा, εr। क्लियर। अगर डिवाइड करोगे तो ये 1/4πε0 1/4πε0 पूरा कैंसिल आउट हो गया, εr बचेगा नीचे, तो ये ऊपर चला जाएगा, εr यहाँ पे आ गया, तो F2 कितना हो गया, F2 हो गया F/εr, और ये कितना हो जाएगा F/6। εr की वैल्यू कितनी है, 6, εr की वैल्यू हमको कितनी दी है, 6, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा, F/6, F/6 इज करेक्ट आंसर। अब ध्यान रखना, ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच में, वो मीडियम पे निर्भर करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में जो लगता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर जैसे जैसे हम मीडियम चेंज करेंगे वैसे वैसे ये फोर्स चेंज होगा। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स की अगर बात की जाए, गुरुत्वाकर्षण बल की बात की जाए, तो वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, वो सेम रहेगा चाहे मीडियम चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, इफ ऑल 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम देन क्यू इज। यदि तीनों आवेश साम्य अवस्था में हैं तो हमें क्यू ज्ञात करना है कि क्यू कितना होगा। तो ये आवेश तीनों साम्य अवस्था में हैं। अब देखो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, साम्य अवस्था में क्या होता है, जो नेट फोर्स अप्लाइड होता है वो कितना होता है, 0। साम्य अवस्था कब आती है, जब किसी भी बॉडी पर या फिर किसी भी चार्ज पर जो कुल बल लगाया गया है वो कितना है, वो 0 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 3 चार्ज हैं, एक ये Q है, एक यहाँ पे Q है और एक यहाँ पे बीच में है Q। और ये वाला जो Q है वो मिड पॉइंट पे रखा हुआ है। देखो ये A है और ये भी A है। तो यहाँ पे कह रहा है कि तीनों आवेश क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब
ये आवेश भी साम्यावस्था में होगा, ये भी साम्यावस्था में होगा और ये भी साम्यावस्था में होगा। साम्यावस्था में कब होंगे? जब इस पर नेट फोर्स कितना लगे? 0 लगे। अब इस चार्ज पे, इस वाले चार्ज पे कौन कौन से चार्ज फोर्स लगा सकते हैं? एक तो ये लगा सकता है और एक ये लगा सकता है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमें देखना है कि ये वाला जो चार्ज होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए कि निगेटिव होना चाहिए। ये वाला चार्ज क्यू पॉजिटिव होना चाहिए कि निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इस चार्ज क्यू को बताओ। अगर इसे हम पॉजिटिव मानते हैं, इसे हम 1 मिनट को पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें अप्रोच करना है क्वेश्चन को। अगर ये पॉजिटिव होता तो ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज पे इधर फोर्स लगाएगा, क्लियर। अगर ये पॉजिटिव है तो ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा, और ये तो पॉजिटिव है ही पहले से, तो ये भी इस पे इधर फोर्स लगाएगा। क्या इस पे नेट फोर्स 0 हो पाएगा? कभी कभी नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा। जब नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो कभी ये साम्यावस्था में रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसे निगेटिव मानना पड़ेगा। अगर ये निगेटिव होगा, अब देखते हैं, अगर ये निगेटिव होगा तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे, और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अब देखो डायरेक्शन अपोजिट आ गई है, और डायरेक्शन अपोजिट आने के कारण क्या होगा? यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो सकता है? अब 0 हो सकता है, ठीक है। तो इस चार्ज को हमें निगेटिव लेना है, क्लियर। अब देखो इस पे भी ये और ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और ये अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये नेगेटिव है तो ये भी साम्यावस्था में हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब देखो हमें क्या करना है? हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है कि वैल्यू इसका मान कितना होगा। तो इसके मान के लिए हम किसी भी चार्ज पर अगर हमें दिया है कि तीनों साम्यावस्था में हैं, तीनों साम्यावस्था में हैं, तो किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स 0 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इस चार्ज पे नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे A है और यहाँ पे भी A है। अगर इस पे नेट फोर्स 0 करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएंगी। तुम लोग करके देख लेना, ठीक है। तो हम इस पर या फिर इस पे नेट फोर्स इक्वल टू कितना कर देते हैं? 0 कर देते हैं। तो इस आवेश पे नेट फोर्स 0, मान लो इधर ये चार्ज लगा रहा है फोर्स F1 और ये वाला चार्ज इस पे लगा रहा है फोर्स F2, ठीक है। जो F1 है वो Q लगा रहा है, स्मॉल q फोर्स लगा रहा है F1 इस पर, और ये वाला जो चार्ज है वो F2 फोर्स लगा रहा है। अब इक्विलिब्रियम कब होगा? इक्विलिब्रियम में क्या होगा? इक्विलिब्रियम में F1 इक्वल होगा किसके? F2 के। F1 इक्वल टू F2। अब देखो F1 क्या है? F1 की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q/A², ये Q है, Q/A² इक्वल होगा किसके? 1/4πε0 Q/2A²। देखो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे ये जो F2 है वो इस Q के बीच में फोर्स है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2A है, तो 2A यहाँ पे लगा दिया। और इन दोनों के बीच में फोर्स जो लग रहा है उसकी दूरी कितनी है? A है, तो A यहाँ पे लगा दिया। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, Q से Q कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा Q/A², Q/A² इक्वल टू Q/4A²। तो A² से A² कैंसिल आउट हो गया, Q इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? Q/4 आ गया। अब देखो यहाँ पे Q/4 आंसर लगा के नहीं आना है, Q/4 भी ऑप्शन होगा एक, तुम्हें ध्यान रखना है। ये जो Q/4 होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? -Q/4, क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन, यदि वैद्युत द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था में है, किसी वैद्युत क्षेत्र में क्या है? स्थिर साम्यावस्था में है, तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और P मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होंगे दोनों पैरेलल होंगे, दोनों एंटी पैरेलल होंगे, या फिर दोनों परपेंडिकुलर होंगे, या फिर कोई नहीं, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। तो हमें पता है स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझो, देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? बॉडी यहाँ पे होती है और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो स्थितिज ऊर्जा है, वो होती है मिनिमम मतलब न्यूनतम।
इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो न्यूनतम होती है, और यहाँ पर नेट फोर्स इक्वल टू जीरो होगा, ये तो होगा ही, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो होगा तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। तो इस पे जो लगाया गया जो कुल बल है वो तो शून्य होता ही है, साथ ही इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है मिनिमम। और अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी को अगर हम डिस्प्लेस भी करने की कोशिश करेंगे, अगर इस बॉडी को उठाकर यहाँ पे ला दिया जाए यहाँ पर, तो ये छोड़ने पर ये बॉडी दोबारा अपनी पोजीशन पे जाना चाहेगी। क्लियर है? अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर हम किसी बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करें तो बॉडी दोबारा अपनी पोजीशन पे लौटना चाहेगी, क्योंकि उस पोजीशन पे वो मोस्ट स्टेबल थी, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में थी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? मिनिमम थी, न्यूनतम थी। बात है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, कोई भी बॉडी पे नेट फोर्स इक्वल टू जीरो तो होता है। जैसे कि हमने इस बाउल को ऊपर इस बॉल को रखा है, देखो यहाँ पे नेट फोर्स तो जीरो होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? मैक्सिमम। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम, मतलब अधिकतम। अब इस कंडीशन में देखो, इस बॉडी को अगर थोड़ा सा भी डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा भी हिलाओगे तो क्या करोगे, तो क्या होगा, ये बॉडी नीचे आ जाएगी और फिर कभी लौट के अपनी पोजीशन पे नहीं जाएगी। तो देखो ये अंतर होता है दोनों में। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, डिस्प्लेस करने पर बॉडी अपनी पोजीशन पे लौटना चाहती है, लौट के आ जाती है, ठीक है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी लौट के अपनी पोजीशन पे नहीं आना चाहती, वो उस पोजीशन में रहना नहीं चाहती, लेकिन यहाँ पे कैसे भी करके एफ नेट इक्वल टू जीरो हो गया है, इसलिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया है। न्यूट्रल में क्या होता है, न्यूट्रल में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट। न्यूट्रल में पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती, बॉडी को कहीं भी रख दोगे वो वहीं पे इक्विलिब्रियम में रहेगी। क्लियर है? तो ये होते हैं तीन तरह के इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है। स्टेबल में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो स्थितिज ऊर्जा होती है, वो होती है मिनिमम। इसमें जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है मैक्सिमम, और इसमें जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है कांस्टेंट। अब देखो पहचानेंगे कैसे कि कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो एक तो हमारे पास फॉर्मूला है, उससे पहचानते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम किसी बॉडी को डिस्प्लेस करा दें थोड़ा, और थोड़ा सा डिस्प्लेस कराने के बाद में देखें कि बॉडी अपनी पोजीशन पे लौट के आ रही है नहीं आ रही है। अगर डिस्प्लेस कराने पर बॉडी अपनी पोजीशन पे लौट के आ रही है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और अगर नहीं आ रही है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर? अब देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम में बता रहा है किसको? किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को। तो यहां पे हम बना लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। मैंने डायग्राम पहले नहीं दिया है, देख लेना इसको। इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पर है एक इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्ज होते हैं, एक होता है Q प्लस Q, एक होता है माइनस Q। और ये जो दोनों चार्ज हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, इनका जो परिमाण है वो समान रहता है, ठीक है। और ये इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 2a होती है, बहुत कम होती है। तो यहाँ पे देखें, अगर इस चार्ज को हम मानते हैं माइनस Q, इस चार्ज को मानते हैं प्लस Q। अब तुम लोगों को ये तो पता होगा, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज अगर रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, और वो जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है? वो फोर्स लगता है QE। अगर हम प्लस Q चार्ज यहाँ पर रखें तो इस पे F इक्वल टू QE फोर्स लगेगा इधर, ठीक है। प्लस Q चार्ज पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगता है। और अगर माइनस Q चार्ज होता तो उस पर फोर्स लगता है इधर, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज पे किसी भी विद्युत क्षेत्र में जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर फोर्स लगता है विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में, और पॉजिटिव चार्ज पे लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे भी तो फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे इधर फोर्स लग रहा होगा इस चार्ज पे QE, और इस चार्ज पे इधर फोर्स लग रहा होगा कितना? QE। ये दोनों फोर्स क्या हैं? इक्वल हैं। ये दोनों फोर्स क्या हैं? इक्वल हैं। और इक्वल होने के साथ साथ क्या हैं? ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, इसलिए नेट फोर्स कितना हो गया? इस पे जो नेट फोर्स हो गया वो कितना हो गया? 0 हो गया। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हैं तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है। इसे अगर थोड़ा सा भी हम टिल्ट करें, इसे अगर थोड़ा सा भी टिल्ट करें
इसे मतलब ऐसे कर दिया हमने, इसे घुमा दिया थोड़ा सा, इसको हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, रोटेट किया, ये ऐसे था, इसे ऐसे थोड़ा सा रोटेट किया, रोटेट करके छोड़ोगे तो ये दोबारा ऐसे हो जाएगा ना, क्योंकि ये फोर्स अभी भी इधर लगेगा और ये फोर्स इधर लगेगा। देखो इधर ये फोर्स इधर लग रहा है ना, अब घुमाओगे तो ये फोर्स इधर ही लगता रहेगा, तो ये जो इधर फोर्स लग रहा है ये इधर लग रहा है, ये रोटेट करके दोबारा इसको ऐसे कर देगा। मतलब अगर इसे रोटेट कर रहे हो थोड़ा सा, तो रोटेट करने के बाद में जैसे ही छोड़ रहे हो वैसे ये लौट के अपनी पोजीशन पे आ जा रहा है कि नहीं। अब अगर कोई बॉडी को डिस्प्लेस करने के बाद में वो अपनी पोजीशन पे लौट आती है तो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो ये किस में है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, समझ में आया। अगर किसी बॉडी को हम अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, उसकी पोजीशन थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करें तो लौट के अपनी पोजीशन में अगर आ जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, स्थिर साम्यावस्था होती है। अब देखो दूसरा केस में बताता हूँ। दूसरे केस में अगर ऐसे है, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, क्लियर। प्लस क्यू पे फोर्स लगेगा इधर और माइनस क्यू पे फोर्स लगेगा विपरीत दिशा में। अब इससे थोड़ा सा रोटेट करो, इसे थोड़ा सा भी रोटेट करोगे, जैसे कि हम यहाँ पे ले आए इसे इस तरह से, ये फोर्स तो लग रहा है इधर और ये लग रहा है इधर, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लग रहा है इधर और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लग रहा है इधर। अगर इसे थोड़ा सा भी हमने क्या किया, थोड़ा सा भी रोटेट किया, तो रोटेट करने पे क्या हो गया, ये इधर और ये इधर, तो ये ऐसे, ये इधर फोर्स लगेगा, ये इधर लगेगा, तो ये रोटेट कर जाएगा कि नहीं। तो अगर थोड़ा सा भी रोटेट करने पर, डिस्प्लेस करने पर बॉडी लौट के नहीं आती, बॉडी अपनी पोजीशन पर लौट के नहीं आती, तो ये जो है वो किस में है, वो अनस्टेबल में है। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये अस्थिर साम्यावस्था में है। तो स्थिर साम्यावस्था ये है, अस्थिर साम्यावस्था ये है। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अब देखो हमसे पूछा गया है ई और पी, ई और पी को पूछा गया है। अब देखो तुम्हें पता है कोई भी अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल में जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है पी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसे पी से डिनोट करते हैं, और पी की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। पी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये सदिश राशि है। पी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये सदिश राशि है, और इसकी दिशा कहाँ से होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। ध्यान रखना, गलती कर देते हो, प्लस से माइनस ले लेते हो तुम लोग। ठीक है, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू ये होती है, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू होने पर पी की दिशा तो क्या होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू। अब यहाँ पे देख लेते हैं, देखो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसमें पी की डायरेक्शन क्या होगी, पी की डायरेक्शन होगी माइनस क्यू से प्लस क्यू, और ई की डायरेक्शन भी क्या है, ई की डायरेक्शन भी माइनस क्यू से प्लस क्यू है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे ई की डायरेक्शन ये है और पी की डायरेक्शन भी सेम है, तो ई और पी दोनों पैरेलल हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ई इज पैरेलल टू पी, ई इज पैरेलल टू पी। ई और पी जब दोनों पैरेलल होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दोनों पैरेलल होंगे, दोनों समांतर होंगे, तो उस कंडीशन में कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, उस कंडीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, और एंटी पैरेलल के केस में कौन सा होगा, एंटी पैरेलल के केस में होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है अ चार्ज q इज एट रेस्ट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज अप्लाइड देन वेलोसिटी ऑफ चार्ज आफ्टर टाइम t, मास ऑफ चार्ज दिया है m। ठीक है, विरामावस्था में एक आवेश पर विद्युत क्षेत्र E लगाया जाता है, तो t समय बाद आवेश का वेग ज्ञात करना है यदि आवेश का द्रव्यमान कितना है, m है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलो बात करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है किसी भी एक आवेश पर, और ये आवेश शुरुआत में क्या है, ये आवेश शुरुआत में रेस्ट पर है, विरामावस्था में है। अगर ये शुरुआत में विरामावस्था में है था और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी अप्लाई होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, एक फोर्स अप्लाई करेगी, एक बल लगाएगी इसके ऊपर, और वो जो बल होगा वो कितना होगा, ये जो बल लगेगा वो लगेगा F = QE। अगर हमें प्लस क्यू चार्ज दिया है तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में लगेगा, तो फोर्स इधर लगने वाला है। ठीक है, इसकी दिशा में लगने वाला है। अब हमें पता है
कि ये शुरुआत में तो रेस्ट पर है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। ये रेस्ट पर है, शुरुआत में विराम अवस्था में है। अगर ये शुरुआत में विराम अवस्था में है तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। और हमें फाइनल वेलोसिटी ज्ञात करनी है कितने टाइम बाद, t टाइम बाद। t टाइम बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो फोर्स कितना लगेगा वो हमें पता चल गया है, फोर्स लगेगा QE। फोर्स इस पर कितना अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है QE। तो अगर हमें फोर्स पता चल गया तो हमें एक्सीलरेशन पता चल जाएगा। एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स बाई मास, और ये कितना हो जाएगा, QE बाई M। एक्सीलरेशन हमारे पास कितना आ गया, QE बाई M। अब हमें फाइनल वेलोसिटी ज्ञात करनी है। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, U प्लस AT। U प्लस AT, यहाँ पे U कितना है, 0, क्योंकि शुरुआत में तो वो किस पे है, रेस्ट पे है। ठीक है, U की वैल्यू हो गई 0, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है QE बाई M इंटू T। ठीक है, कितनी है, QE बाई M इंटू T। तो ये हो जाएगी हमारी फाइनल वेलोसिटी। तो इतनी वेलोसिटी हो जाएगी इस चार्ज की। क्लियर है। अगर हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछा जाता तो काइनेटिक एनर्जी भी पूछा जा सकता था। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, हाफ mv² हो जाती। बी की वैल्यू हम यहाँ पे लगा देते। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते थे। तो ध्यान रखना, अगर शुरुआत में जो चार्ज है, जो आवेश है, वो रेस्ट पर है तो वो क्या करेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन में ही गति कर सकता है। ठीक है, मैं बता दूं थोड़ा। अगर हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा एग्जाम में। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन करेगा, अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो क्या होगा, उसका जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, सरल रेखीय गति होगी। और अगर हम किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी भी एंगल पे प्रोजेक्ट कर दें, अगर हम किसी भी आवेश को वैद्युत क्षेत्र से किसी भी कोण बनाकर, कोई भी कोण बनाकर अगर हम उसे क्या करें, उसे प्रक्षेपित करें, तो उसका जो हमेशा पाथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक। कैसा पाथ होगा, पैराबोलिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी आवेश का, किसी भी चार्ज का दो तरह का पाथ हो सकता है, दो तरह की ट्रेजेक्ट्री वो फॉलो कर सकता है। या फिर तो स्ट्रेट लाइन कब, या फिर तो वो पैरेलल गति करे या फिर एंटी पैरेलल जाए। ठीक है, या फिर तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के समांतर जाए या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत समांतर जाए। तो इन दोनों केस में स्ट्रेट लाइन मोशन होगी, सरल रेखीय गति होती है, सरल रेखीय गति होती है। और अगर किसी भी आवेश को किसी भी कोण पर, ठीक है, ये 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर, ये 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर किसी भी कोण पर अगर तुम प्रोजेक्ट करोगे तो कैसा जो पाथ होगा वो कैसा होगा, वो होगा पैराबोलिक, परवलयाकार। ठीक है, तो परवलयाकार होता है या फिर सरल रेखीय होता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमने जाना कि फाइनल वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में। चलते हैं, ना है 0 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। कुचालक आवेशित ठोस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। ए ऑप्शन है 0, बी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, सी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, एंड डी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R²। अब हमें देखना है, देखो किस तरह के हमारे पास गोले हो सकते हैं। तो हमारे पास 4 तरह के गोले हो सकते हैं। कैसे, कंडक्टिंग में हमारे पास 2 हो सकते हैं, नॉन कंडक्टिंग में 2 हो सकते हैं। कंडक्टिंग में, चालक में हमारे पास ठोस और खोखला हो सकता है, और कुचालक में हमारे पास एक खोखला हो सकता है और एक ठोस हो सकता है। ठीक है, अब देखो अगर इन 3 की बात करें, चालक में ठोस और खोखला, चालक में ठोस और खोखला, और कुचालक में खोखला गोला, इसमें देखो अंदर जो आवेश रहता है वो कितना रहता है, 0 रहता है। क्योंकि देखो कंडक्टिंग अगर स्फीयर होगा, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होगा, और तुम यहाँ पे उसको चार्ज दोगे, उसके अंदर अगर चार्ज दोगे, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर चालक ठोस गोला है, वो उसके अंदर चार्ज देने की कोशिश करोगे, तो चालक होने के कारण ये जो आवेश हैं इनमें रिपल्सन होगा और ये सरफेस पे आ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। तो चालक के अंदर अगर हम आवेश दे भी दें तो वो आवेश उसकी सतह पर आ जाता है। ठीक है, अंदर नहीं रुकता है, क्योंकि वो चालक है, वो कंडक्टर है, उसमें चार्ज फ्लो हो सकता है। और अगर हम बात करें कुचालक खोखला गोला की,
नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर की। तो नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर में भी जो चार्ज होता है वो सरफेस पे होता है। इसका मतलब अगर हमारे पास चालक, ठोस या खोखला गोला है और हमारे पास कुचालक, खोखला गोला है, इन तीनों के केस में जो आवेश होगा वो सतह पर होगा और इसके अंदर जो आवेश होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। तो आवेश शून्य होने की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी। तो हमारे पास कंडक्टिंग सॉलिड या फिर हॉलो स्फीयर है या फिर नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, हमेशा जीरो होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो पोटेंशियल क्या होगा वहाँ पे, कांस्टेंट। ठीक है, पोटेंशियल की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में, आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे पोटेंशियल की बात। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होगी। अब हम बात करते हैं इसकी कुचालक आवेशित ठोस गोला। हम बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर की। इसमें देखो ये नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग मतलब ये कुचालक है। अब कुचालक में क्या होता है, आवेश जो होता है वो फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, जो चार्ज होता है वो फ्लो नहीं हो सकता। आवेश को अगर तुमने कुचालक में आवेश को यहाँ पे रख दिया तो वो यहाँ पे ही रखा रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं। क्यों, क्योंकि वो एक नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंदर आवेश हो सकता है। तो इसके सेंटर से जैसे सरफेस की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो चेंज होगी। ठीक है, इसमें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सेंटर पे जीरो होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, केंद्र पर देखें तो शून्य होगी बस। केंद्र से बाहर की ओर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ में, डिस्टेंस के साथ में इंक्रीज होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे जीरो ऑप्शन मत लगाना, क्योंकि इन तीनों केसेस में से कुछ पूछा जाता, इन तीनों केसेस में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता तो अंदर जीरो रहती, लेकिन तुमसे पूछा क्या गया है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर पूछा गया है। ठीक है, तो मैं एक बार ग्राफ बना के दिखा देता हूँ इसका। अगर नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर है, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आर है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। अब इन तीनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ बनता, इन तीनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ बनता वो ऐसे बनता। यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। ये क्या है, ये नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर है, कुचालक ठोस आवेशित गोला है, और ये तीन केसेस के लिए है, कंडक्टिंग सॉलिड या फिर हॉलो, इसे हम कह सकते हैं चालक, ठोस या खोखला, या फिर हम कह सकते हैं इसको नॉन कंडक्टिंग हॉलो, नॉन कंडक्टिंग हॉलो, कुचालक खोखला गोला। ठीक है, तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी स्फीयर के अंदर। हमने बात की है सभी स्फीयर की, मैंने बताया है, मैंने कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर का बताया है और इन तीनों का भी बताया है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ क्वेश्चन थे। हम इसका सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे जिसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्वेश्चन और कैपेसिटर के क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट जरूर करें कैसा लगा आपको। जय हिंद।